हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे ड्रग और अल्कोहल का क्या हमारे मानव जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम आंकड़ों के आधार पे देखें तो खास करके ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ड्रग्स और अल्कोहल से रिलेटेड, ये विशेष रूप में देखी गई हैं कि नवयुवकों के अंदर ही होती है। तो जो यंग पीढ़ी होती है, नई जनरेशन के लोग होते हैं, ज़्यादातर जो ड्रग्स और अल्कोहल से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, ऐसे लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। और जैसे जैसे मानव की उम्र बढ़ती है, अगर वो ड्रग या अल्कोहल से प्रभावित नहीं हुआ है तो उसमें इतनी लगभग समझ विकसित हो जाती है। और उसमें भी अगर वो शिक्षित हो तो खास करके उसमें ऐसी समझ विकसित हो जाती है कि वो इन सब चीज़ों के दुष्परिणाम को समझते हुए ज़्यादातर इनका सेवन नहीं करता है। पर जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं या कम शिक्षित हैं, जिन्हें इनके नुकसान या फ़ायदे के विषय में जानकारी खास करके नहीं होती है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर इसके शिकार हो जाते हैं। अब जो आमतौर पे जो ड्रग का उपयोग होता है, जो आमतौर पे जो ड्रग का कुप्रयोग है, ज़्यादातर जो लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है, उसमें ओपीआइड्स, कैबिनाइड्स और उसके अलावा कोका अल्केलाइड्स, ये तीन तरह के जो हैं, इनका ज़्यादातर ही यूज किया जा रहा है इस समय पर। और इसमें खास करके देखा गया है कि जो ओपीआइड्स हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे मुख्य रूप से जो हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र और जठरांत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसे ज़्यादातर ये प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देखा गया है कि इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है ओपीआइड्स, इसमें ये रिसेप्टर जो हमारे शरीर के अंदर सेल्स में होते हैं, जो कि एक तरह से सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं, इन्हें आमतौर पे हम स्मैक नाम देते हैं। और ये इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हीरोइन रासायनिक पदार्थ जो कि डाई एसिटिल मार्फिन, एक सफ़ेद तरह का गंधहीन, तीखा और रवेदार यौगिक होता है, इसका उपयोग किया जा रहा है। अब ये मार्फिन क्या होता है? तो मार्फिन एसिटिलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और ऐसी स्थिति में जो इनका ज़्यादातर जो उपयोग है या फिर इन्हें जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। हेरोइन आमतौर पे जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। ऐसी स्थिति में जो मनुष्य डिप्रेशन में होता है, अवसाद में होता है, किसी भी समस्या को लेके या फिर किसी प्रॉब्लम्स को लेके ज़्यादातर परेशानी में होता है, डिप्रेशन में होता है, मानसिक रूप से पीड़ित रहता है, परेशान रहता है, तो इन पदार्थों का सेवन करने से उसे थोड़ी राहत मिलती है, डिप्रेशन से थोड़ी सी निजात सी मिलती है, तो अपने आप को थोड़ा खुश सा महसूस करता है। तो इस स्थितियों के कारण वो ज़्यादातर इन पदार्थों का सेवन करता है। तो अब आप देखिए, ये जितने भी ड्रग्स होते हैं, जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, इनको भी पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं इसे देखूँ तो ये अफीम पोस्त है, अफीम का प्लांट है, और इससे अफीम प्लांट से ये मार्फिन नामक रासायनिक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो अब इसका जनरल स्ट्रक्चर है मार्फिन का, तो इसे आप देखेंगे तो इस तरह से ये जो मार्फिन है, जो कि अफीम पोस्त से प्राप्त की जा रही है, इसका यूज हम लोग नशे के तौर पे करते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कैनेबिस सटाइवा, जो कि भांग का पौधा होता है, इसे कैनेबी नाइट अणु की संरचना, मतलब ये एक तरह से केमिकल प्राप्त किया जा रहा है, और इसका यूज भी हम लोग नशे के तौर पे करते हैं। तो जो भांग होती है, अभी जैसे कि होली का त्यौहार भी नज़दीक है, तो ऐसी स्थिति में लोग भांग का अक्सर सेवन करते हैं। और ये भी हमारा जो नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उसे ही ज़्यादातर प्रभावित करने का काम करती हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो धतूरा होता है, धतूरा भी एक तरह से लोग इसका उपयोग करते हैं नशे के तौर पे। तो ये वाला जो प्लांट आप देख पा रहे हैं, धतूरे का प्लांट है, और इसमें भी कैनाबिनॉइड्स रसायनों का समूह पाया जाता है, जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित जो ग्राहिकाएं होती हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें मुख्य रूप से प्रभावित करता है। अब ये जो पौधे होते हैं, खास करके इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस वाली, जो पुष्पक्रम वाली जो स्थिति है इसमें, तो इनके पुष्पक्रम से ये वाला जो फ्लावर वाला हिस्सा है, इसी से ज़्यादातर ये हानिकारक और रासायनिक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं।
और इनमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे कि जो भी धतूरा है इसे हशीश, चरस, गांजा बनाने आदि इन सभी चीज़ों के लिए इनका उपयोग करते हैं। और जितने भी ये नशीले पदार्थ होते हैं अगर आप इनके पे देखेंगे तो या तो ये अंतःश्वसन द्वारा या फिर मुख के द्वारा खाए जाते हैं। तो हम जो भी नशीला पदार्थ होंगे या फिर उसे बीड़ी, सिगरेट, गांजे के तौर पे धुएं के रूप में अंदर लेते हैं या फिर वो खाने वाला होता है, जैसे ड्रग्स वगैरह को खाया जाता है, बाकी भांग को भी खाया जाता है, पिया जाता है, तो इन सबको मुंह से लिया जाता है। तो एक तरह से जो नशीले पदार्थ होंगे उनका उपयोग हम लोग या तो खाने के तौर पे या फिर पीने के तौर पे करते हैं, स्मोकिंग के तौर पे करते हैं, जो हमारे शरीर की जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा, खास करके शरीर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसे भी एक तरह से फास्ट कर देता है। तो अब ऐसी स्थिति में जैसे हमें पता है कि हमारे बॉडी का जो एक तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो नशीले पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के का जो सर्कुलेटरी सिस्टम खास करके होता है उसकी रेट को फास्ट कर देते हैं। जब वो तेज़ी से अब काम करने लगेगा तो शरीर की जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी वो बढ़ जाएंगी और मानव को लगेगा कि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है। फिलहाल ये कम समय के लिए होता है जब तक नशे का असर होता है। जैसे उस पर नशे का असर ख़त्म होगा फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा, शायद वो अपने आप को वीक भी फील करने लगता है। अब इसमें कोका एल्केलाइड जो होता है एक तरह से ये कोकीन एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक प्लांट है और ये मूल रूप से दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो दक्षिणी अमेरिका का ये एक तरह से प्लांट है जो वहाँ पे पाया जाता है और ये एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं जैसे हमारे शरीर में एक डोपामीन हार्मोन आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो डोपामीन क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो भी ये हार्मोन्स है एक तरह का, ये बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कंट्रोल करता है, जैसे लाइक बिटॉल एक्टिविटी या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की जो भी एक्टिविटीज़ है, अदरवाइज जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इन सबको डोपामीन कंट्रोल करने का काम करता है। तो जी ये जो कोकेन और जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इनके प्रभाव की वजह से डोपामीन का सिक्रीशन तेज हो जाता है। परिणाम के तौर पे क्या प्रॉब्लम होती है कि खास करके जो व्यक्ति जो इन पदार्थों का सेवन कर रहा होता है उनमें सांस लेने की दर बढ़ जाती है और जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र उसका होता है, ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो तेज़ी से क्रिया विधियों को स्टार्ट कर देता है और ऐसी स्थिति के कारण शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही होती हैं उनकी जो रेट होती है उसमें तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। अब हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हम ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और ये पूरी तरह से गलत होता है। अगर बाद में जैसे ही इस पदार्थों का असर ख़त्म होता है तो जो नर्व सेल होती हैं एक तरह से उसके प्रति जो नशीले पदार्थ हैं उनके प्रति पूरी तरह से एडिक्ट हो चुकी होती हैं, उनकी आदी हो चुकी होती हैं और हम नशीले पदार्थों का जब उपयोग नहीं करते हैं तो इस स्थिति के कारण अब हमारा शरीर बार बार उस चीज़ की डिमांड करने लगता है। तो इस वजह से जो रोगी होगा वो उसे जब तक वो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा तब तक उसके शरीर की जो प्रॉपर क्रियाएं हैं जो कि अच्छा वो फील कर रहा था वैसा नहीं होगा और फिर उसे लगेगा कि अब उसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो अगर हम कोकीन का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने लगते हैं तो ऐसी स्थिति के कारण क्या होगा, खास करके हमारे शरीर के अंदर विभ्रम पैदा होने लगता है और इसमें मुख्य रूप से जो धतूरा होता है उसके कारण ऐसा होगा। तो ट्यूरेटर एम्फेटेमिन और इसके अलावा होता है बेंजोडायपेजिन जैसे जो ड्रग्स होते हैं, इन ड्रग्स का उपयोग अवसाद के तौर पे किया जाता है। जैसे कोई मानसिक बीमारी होती है, डिप्रेशन होता है, जब हम मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान होते हैं, किसी भी तरह की उलझन में रहते हैं, तो इन सब पदार्थों के सेवन से थोड़ा सा हमें राहत सी फील होती है। ऐसा रोगियों का या फिर जो भी यूज करते हैं उनका है, फिलहाल उनको महसूस होता होगा ऐसा कुछ, इस वजह से ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। अभी क्या है कि जो शल्य क्रियाएं होती हैं, खास करके जैसे जो सर्जरी की जाती है, तो इसमें सर्जरी के तौर पे भी कुछ जो नशीले पदार्थ हैं इनका यूज किया जाता है। तो उनके लिए जब शरीर में एक तरह से जो उनका
नर्वस सिस्टम होता है, जब वो प्रॉपर कार्य नहीं करेगा तो उनमें दर्द का आभास होगा, या फिर उनके शरीर में किसी भी तरह से कोई चीर-फाड़ की जाती है तो उन्हें इन बातों का आभास नहीं होता है। तो कुछ नशीले पदार्थों का उपयोग हम लोग सर्जरी के तौर के लिए सेडेटिव के तौर पे करते हैं, जो कि स्पाइनल का काम करता है और शरीर का जो खास करके जो नर्वस सिस्टम है वही दर्द का और हर चीज़ों का आभास कराता है। तो एक तरह से नर्वस सिस्टम प्रॉपर अपना कंट्रोल खो देता है, तो ईजली सर्जरी के तौर पे भी इनका यूज किया जाता है। अब जो नशीले पदार्थ होते हैं, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्थितियों में इनका जो यूज किया जाता है ये मुख्य रूप से तंबाकू के तौर पे ही यूज किए जाते हैं, जो कि एक तरह से लोग क्या करते हैं, धूम्रपान के तौर पे इसका यूज करते हैं। अब तंबाकू में क्या होता है कि एल्केलाइड पाया जाएगा, इसके अलावा निकोटीन होता है, और ये हमारी जो किडनी होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, उसे एक तरह से उद्दीपित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो परिणाम के तौर पे क्या होता है, आपको 11th क्लास में ये भी बात बताई गई थी कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, ये इमरजेंसी कंडीशन में हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन लेवल होता है उसे तीव्र कर देता है। तो जब हम निकोटीन हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ये क्या करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन के सिक्रीशन की रेट को इंक्रीज कर देता है, और ऐसी स्थिति के कारण एड्रेनलिन जब तेज़ी से स्रावित होने लगता है तो शरीर के अंदर की जो क्रियाएं होती हैं, खास करके जैसे हृदय स्पंदन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, और जो फेफड़े में सांस लेने की दर होती है, उसके अलावा जो भी शरीर की अन्य क्रियाएं होती हैं, इन सब में वृद्धि होने लगती है। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं ये तंबाकू वगैरह का उपयोग चबाने के तौर पे करते हैं, जैसे खैनी, गुटखा, पान, सुपारी, इन सब का यूज करते हैं। तो ऐसी स्थिति के कारण देखा गया है कि ज़्यादातर जो मुंह के कैंसर वाली बीमारी होती है वो इन सब पदार्थों के सेवन के कारण ही ज़्यादा हो पाती है। अभी जो व्यक्ति होते हैं वो सिगरेट का उपयोग जब करते हैं तो आप देखते हैं सिगरेट की पैकेट पे पहले से ही लिखा रहता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे कर्क रोग, कैंसर रोग होता है। फिर भी लोग उसका उपयोग करते हैं, सोचते हैं कि ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं, होगा तो देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो भी दवाएं होती हैं या फिर ड्रग्स होता है, इनका उपयोग ऑलरेडी किसी न किसी इलाज के लिए किया जाता था, पर इसका लोग दुष्प्रभाव या दुष्प्रयोग करने लगे, और इस स्थिति के कारण वर्तमान समय में ज़्यादातर युवा पीढ़ियों के द्वारा इनका उपयोग नशे के तौर पे किया जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो ड्रग और अल्कोहल है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ड्रग्स एक तरह से दवाएं होती हैं और जो अल्कोहल होता है वो एक तरह का पेय पदार्थ है। अगर आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखेंगे तो दोनों में कुछ और बेसिक डिफरेंस होते होंगे। फिलहाल हम बायोलॉजी के स्तर पे देखें तो इसमें क्या है, ड्रग्स जो होगा वो एक तरह से वो दवाओं के तौर पे भी यूज किया जाता है इसे, और नशे के तौर पे भी यूज किया जाता है। और अल्कोहल का भी उपयोग दवा और नशे दोनों के तौर पे किया जाता है। जितने भी खास करके जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करने वाले, या फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने के लिए, या फिर कोई भी दवा जो सिरप वगैरह होते हैं, उनमें अल्कोहल की कुछ मात्रा पहले से मिलाई गई होती है। एक जो व्यक्ति होता है खास करके किशोरावस्था की आयु में, जब वो 12 से 18 वर्ष की आयु में होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अल्कोहल की अक्सर लत लगती है। और ये सारी जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं वो किशोरावस्था में ही संगत के बुरे प्रभाव के कारण, या फिर वो किसी भी तरह से मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से उसमें कोई विकलांगता या विकार होता है तो उस वजह से भी होती हैं कभी कभी ऐसी समस्याएं। और एक तरह से जैसे आज का जो दौर है इसमें लोग फिल्मों को देख के ज़्यादातर इन सब चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं, तो ये भी एक समस्या है। और अगर हम अल्कोहल का ज़्यादातर यूज करते हैं तो अल्कोहलिक जो भी व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होगा कि उनका भी जो बॉडी होता है खास करके वो एक तरह से चीज़ों को महसूस नहीं कर पाता है, और जो नर्व सेल होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो अल्कोहल के प्रभाव से उनके कार्य करने की क्षमता जो होती है, उत्तेजनाएं जो होती है वो थोड़ी तीव्र हो जाती हैं। और ज़्यादातर इन सब चीज़ों का उपयोग हमने आपको बताया भी कि टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट, इन सब माध्यमों के द्वारा नई पीढ़ियों में ज़्यादातर ये होने लगा है।
इसके अलावा परिवार में और समाज में जो अस्थिरता होती है, इम्बैलेंस है, और उसके अलावा मित्रों के बीच में कभी कभी दबाव होता है। लोग ऐसा भी कह देते हैं यार ये सब, मतलब उसमें थोड़ा एक तरह से प्रेरित करते हैं जो फ्रेंड्स सर्कल में लोग होते हैं कि नहीं ये सब सेवन करना चाहिए, और इस कारण से भी लोग इन सब चीज़ों का सेवन करने लगते हैं। अब बात करते हैं व्यसन और निर्भरता क्या होती है। तो जब कोई व्यक्ति किसी ड्रग्स या अल्कोहल का यूज करने लगता है, तो हमने आपको बताया कि उसका जो बॉडी होता है, खास करके उसके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस चीज़ की डिमांड करने लगता है। और जैसे जैसे शरीर उन चीज़ों की अल्कोहल की या ड्रग्स की डिमांड करने लगता है, और बिना उसकी जो सामान्य सी शरीर की क्रियाएं थी वो नहीं चल पाती हैं, तो इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यसन या फिर निर्भरता। मतलब हम सामान्य से कार्य को करने के लिए भी ड्रग्स या अल्कोहल पे डिपेंड होने लगते हैं। अगर हम इसके ज़्यादातर आदी हो जाते हैं, तो ज़्यादातर इसका यूज या सेवन करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति या सिचुएशन क्रिएट होने लगती है। अगर हम इस पे निर्भरता देखें तो खास करके इसमें जैसे इसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे चिंता होने लगती है, बहुत शरीर के अंदर कंपन होने लगती है, हमें उल्टी जैसा कुछ आभास होने लगता है, या शरीर पसीना आने लगता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही हम ड्रग्स का यूज करते हैं, फिर से ये सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं, और हम इसका सेवन लगता है कि नहीं अब ये बिना इसके हम नहीं रह पाएंगे, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गई है। इसमें एक चीज़ है विथड्रॉल सिंड्रोम। कभी कभी देखा गया है कि जो ड्रग्स होते हैं इनका ज़्यादातर यूज करने पे हम पूरी तरह से जब इस पे डिपेंड होने लगते हैं, तो इसी चीज़ को विथड्रॉवल सिंड्रोम कहा जाएगा। तो जब हम एडिक्ट हो जाएंगे किसी ड्रग्स या अल्कोहल के प्रति, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, उसी को विथड्रॉवल सिंड्रोम, विनिवर्तन संलक्षण हिंदी में बोलते हैं। अब ड्रग्स या अल्कोहल जो होता है, इसका क्या बैड प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। तो अंधाधुंध लोग इस के प्रति खुल के व्यापार करने लगते हैं, और इससे हिंसा होने लगती है। ड्रग का अत्यधिक सेवन करने से लोगों में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और सर्कुलेटरी फेल्योर ऐसी कई समस्याएं देखी जाती हैं। इसके अलावा हार्ट फेल्योर, सेरेब्रम हेमरेज जैसे मस्तिष्क में ब्लीडिंग होने लगती है, स्राव होने लगता है। इसके अलावा कभी कभी ज़्यादा ड्रग के सेवन करने से जो हमारा ब्रेन होता है वो एक तरह से कार्य करना बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य कोमा में भी जाने की कंडीशन में हो सकता है। साथ ही जैसे हमारे सामान्य रूप की जो गतिविधियां होती हैं उनमें कई तरह से कमियां देखी जाती हैं। जैसे बिना हम इसका उपयोग करके हम किसी भी तरह के सामान्य कार्य को नहीं कर सकते हैं। हमारी किसी भी कार्य को करने में जो इच्छा शक्ति होती है कम हो जाती है। परिवार और मित्र में लोगों का संबंध बिगड़ने लगता है, और भूख, शरीर के वजन, इन सभी चीज़ों में अनियमितता देखने को मिलने लगती है। अगर हम ड्रग का सेवन बड़े पैमाने पे और लंबे समय तक करते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति के कारण जो परिवार या फिर समाज होता है उसमें एक तरह से आर्थिक स्थिति का संकट भी उत्पन्न होने लगता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन ड्रग्स या फिर इन सब चीज़ों का उपयोग सिरिंज के द्वारा, अंतःशिरा इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स का उपयोग करते हैं, और इंजेक्शन की वजह से इनमें एड्स और यकृत हेपेटाइटिस बी जैसी कुछ खतरनाक विषाणु जनित बीमारियों के होने का चांस भी इन्हीं कारणों से बढ़ जाता है। अब जैसे एड्स वाली जो बीमारी होती है, तो वो तो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, मैथुन के कारण और अनियमित यौन संबंध के कारण होती है। साथ में अगर हम इसमें खास करके सिरिंज का और इंजेक्शन का यूज करते हैं अगर एक व्यक्ति से अधिक लोगों के बीच में, तो इस स्थिति के कारण भी ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। किशोरावस्था में देखा गया है अक्सर कि लोग इसके आदी होने लगते हैं, जिसे लत कहते हैं, एडिक्शन कहते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है यकृत सोंध, लीवर सिरोसिस जिसे कहा जाता है। तो जो हमारा लीवर होती है, हमारी जो लीवर सेल होती है वो डैमेज होने लगती है, और लीवर एक तरह से हमारे बॉडी के अंदर करीब 500 से भी अधिक क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होता है, तो जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग और दूसरी बड़ी ग्रंथि भी है।
तो पहली बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा दूसरा शरीर का अंग है। तो एक तरह से ये शरीर के अंदर 500 से भी अधिक क्रियाकलापों को अकेले करता है। अब जब लीवर क्या करेगा, एक तरह से ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं, उन विषैले पदार्थों की मात्रा को कम करना, उनको डाइल्यूट कर देना ताकि वो शरीर के लिए कम नुकसानदायक हो। तो ये सभी कार्य लीवर के थे, जो कि खास करके अल्कोहल के यूज करने के कारण लीवर सिरोसिस वाली प्रॉब्लम से लीवर जब डैमेज होता है तो मनुष्य की डेथ होनी तय हो जाती है। अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी स्टेज में गर्भावस्था की में खास करके अगर वो ड्रग्स वगैरह का सेवन करती है, तो इस स्थिति के कारण देखा गया है कि उसके बच्चे पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मतलब कोई फीमेल अगर प्रेगनेंसी टाइम पे अगर ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन करती है, तो इस स्थिति के कारण उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। अगर कोई पुरुष है तो उसमें भी इसी तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो उसमें वो जैसे मलमूत्र त्याग करने में, उसके अलावा जैसे स्टेरॉयड का इम्बैलेंस होता है, मांसपेशियों में शक्ति कम होने लगती है, साथ ही वो किसी भी तरह की क्रियाओं को करता है तो उसमें कमी आती है। पुंसत्वन मैस्कुलिनाइजेशन, खास करके जो पुरुष और स्त्री के बीच की जो संबंध वाली क्रियाएं होती हैं उनमें भी कमियां देखी जाती हैं, और उसके अलावा उनमें नपुंसकता जैसी स्थिति इन सब पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होने लगती है। मुंह में, बाल में और बाकी सब चीज़ों में घाव बन सकते हैं, मुहासे होने लगते हैं, आक्रामकता बढ़ सकती है, या फिर वृषण अवसाद जैसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, शुक्राणुओं में कमी होने लगती है। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो उनका खास करके बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो कम हो जाता है, और लंबे समय तक इन सब चीज़ों के प्रभाव की वजह से वो एक तरह से नॉर्मली जैसा उसके बॉडी का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह से न हो के उसमें कई तरह के रोग और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी रोकथाम कैसे करें, कैसे इसका नियंत्रण करें। तो इसके लिए हमें खास करके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और कुछ दवाएं होती हैं, कुछ औषधियाँ होती हैं जिनका उपयोग अगर हम डेली बेसिस पे करें तो उनसे हम बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा शिक्षा पे विशेष ध्यान दें और कुछ समाज में इन सब तरह की विसंगतियों में से बच्चों को दूर रखें, तो इससे भी जो ड्रग्स या फिर अल्कोहल है इससे लोग बच सकते हैं। जो आवश्यक समकक्षी दबाव हैं बच्चों पर वो नहीं रखना चाहिए, उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, पढ़ने के लिए और बाकी दूसरे कामों के लिए हमें थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए, और साथ ही शिक्षा और परामर्श बीच बीच में देते रहना चाहिए। किसी भी तरह से जो टीचर हैं या फिर जो अभिभावक हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर हम माता पिता या फिर हमारे जो समकक्षी हैं तो उनके साथ में अगर हमारा अच्छा रिलेशन रहे, थोड़ा मित्रों से और बाकी चीज़ों से अच्छा लगाव रहे और वो अच्छे लोग रहें, तो अच्छे लोगों की संगत करें, तो इससे भी इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और किसी भी तरह के संकट की स्थिति में जो अगर ऐसा कुछ है, मान लीजिए बाय द वे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि हमें पता चल जाता है कि कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति जो कि ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन करना शुरू ही कर रहा है, तो उसमें किसी भी तरह से अगर उसका कोई दूसरा मित्र है, अगर उसके माता पिता या अभिभावक या गुरु को बताने से अगर वो बच सकता है तो लोगों को छिपाना नहीं चाहिए। ये चीज़ों को अपने गार्जियन से शेयर कर देना चाहिए ताकि उन पे कुछ दबाव बनाया जा सके। अदरवाइज उनमें कोई चिकित्सीय उपाय प्रारंभ में ही किया जाए तो लोग इससे पूरी तरह से बच सकते हैं। व्यावसायिक तौर पे अगर हमें कुछ सहायता लेनी है, जैसे ड्रग्स का मनोवैज्ञानिक तरीक़ों से कोई रोग वगैरह है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो उनसे भी छुटकारा पाने के लिए हम लोग इन सब चीज़ों से एक तरह से विभिन्न तरह के कार्यक्रमों आदि के माध्यम से हम इन सब चीज़ों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।